हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथागत। मैं पंकज आपका वेलकम करता हूं तथागत के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रशिया एंड यूक्रेन डिस्प्यूट को लेके। आपको पता है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में रशिया एंड यूक्रेन बॉर्डर पे बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। और ये टेंशन किस चीज को लेकर है? ये टेंशन है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, लैंड डिस्प्यूट को लेके। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रशिया यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है, क्यों यूएसए और यूरोप यूक्रेन को बचाना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। देखो अभी आपको पता चला होगा कि ये पूरा का पूरा आप इमेजेस जो देख रहे हो, रशिया ने ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय करा है। कहां पे? यूक्रेन के बॉर्डर पे। और साथ ही साथ यूएस ने रशिया को वार्न करा है कि अगर तुमने यूक्रेन पे अटैक करा तो इसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और हो सकता है कि पूरे जो वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन के इश्यू को लेके अमेरिका कूदता है तो अमेरिका ही नहीं कूदेगा, अमेरिका के जितने भी क्लोज एलाई हैं, चाहे यूके की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी बात कर लें, ये भी रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए और साथ ही साथ यूरोप के लिए। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। मैप के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने की बात करूंगा कि कहां रशिया अभी रशिया कहां पे है और रशिया एक्चुअली कहां कंट्रोल करना चाहता है। देखो ये पूरा का पूरा आप मैप देख रहे हो, ये क्या है? ये यूक्रेन है। ये पूरा का पूरा क्या है? यूक्रेन है। ठीक है, ये रेड वाला एरिया को छोड़ के। अब आपने देखा होगा कि यहां पे लिखा है कि रशिया ने 2014 में क्रीमिया को ऑलरेडी कैप्चर्ड कर चुका है। ठीक है, रशिया ने क्रीमिया को क्यों कैप्चर्ड किया, इसके पीछे का लॉजिक समझो। रशिया ने क्रीमिया को इसलिए अटैक करा, या फिर ये पूरे के पूरे यूक्रेन पे रशिया और यूएस दोनों की नजर है, वो इसलिए है क्योंकि यहां पे इस पूरे एरिया में गैस, पेट्रोल, डीजल या आप कह सकते हो यूरेनियम का बहुत बड़ा रिजर्व है यहां पे। और इन्हीं चीजों को पाने के लिए एक तरफ से पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और एक तरफ से एशिया और यूरोप के जो दो दिग्गज हैं, चाइना और रशिया। ध्यान रखना, रशिया डायरेक्ट अटैक कर रहा है लेकिन बैक से सपोर्ट किसको मिल रहा है? चाइना से उसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, रशिया ये चाहता है कि पूरे के पूरे यूक्रेन को हम कैप्चर कर लें। ऑलरेडी रशिया ने क्रीमिया को अटैक कर लिया है। ठीक है, अब देखो क्रीमिया के जस्ट नीचे आपको ब्लैक सी दिख रहा है। आगे के इमेजेस में मैप में आपको और क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जहां पे ये पूरा का पूरा ब्लैक सी है, आपको पता है कि वर्ल्ड में 97% जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? वाटर के थ्रू होते हैं। तो रशिया ने क्रीमिया को बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको कैप्चर किया है। साथ ही साथ ये जो देख रहे हो सेपरेटिस्ट एरिया कंट्रोल्ड बाय एरिया, यानी कि सेपरेटिस्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो यूक्रेन के लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव ना करते हो। बेसिकली ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जैसे इंडिया में नक्सलिज्म है, इंसर्जेंट ग्रुप है, टेरर ग्रुप है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते, वैसे ही यहां के लोग यूक्रेन के गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर में यकीन नहीं करते। और बेसिकली ये प्रो रशियन लोग हैं और ये रशिया के द्वारा फंडेड लोग हैं। तो रशिया इन पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है और इस एरिया में भी रशिया को बहुत बड़ा नेचुरल रिजर्व मिला है। साथ ही साथ इस बेलारूस में देख लो, बेलारूस रशिया का बहुत बड़ा क्लोज एलाई है। ठीक है, तो यहां पे भी रशिया को बैक से सपोर्ट मिल रहा है। और इस वाले पूरे पोर्शन पे रशिया ने 1 लाख सोल्जर का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। आई होप कि ये मैप के थ्रू आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सिक्वेंसेस पे। ठीक है, अब देखो यहां पे नाटो की बात हो रही है। नाटो समझने से पहले आप कुछ बेसिक चीजों को आप समझो। देखो आपको पता है कि अगर हम बात कर लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अगर हम बात कर लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब चला? 1939 टू 1945। ठीक है, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप में आपको यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस, ये ग्रुप 1 थे। मैं मेजरली आपको बता रहा हूं समझने के लिए। एक ग्रुप में आपका पोलैंड, जर्मनी, जापान और
इटली, ये अलग 4 ग्रुप थे। इन दोनों के बीच में मेजरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर हुआ, लेकिन लास्ट में जीत किसको मिली? ये चारों के चारों देश जीत गए। कैसे जीत गए? क्योंकि इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अटैक करा, और इसके बाद से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने के बाद आप देखो कि 1945 तक रशिया और यूएस बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या कारण है कि आज रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं? देखो हुआ क्या कि जैसे ही अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक करा, रशिया इससे नाराज हो गया। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, वो स्टालिन थे, और अगर हम बात कर ले अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो उस समय रूजवेल्ट थे। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि रशिया ने एलिगेशन लगाया यूएस के ऊपर कि यूएस ने हमें धोखा दिया, क्योंकि हम चारों दोस्त थे, और यूएस ने बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए रशिया को, फ्रांस को और यूके को, अमेरिका ने डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक कर दिया। इससे रशिया को डर हो गया कि कल के डेट में अगर हमारे और अमेरिका के डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका मेरे ऊपर भी अटैक कर दे, और यहीं से शुरू होता है कौन सा एरा? यहीं से शुरू होता है आपके कोल्ड वॉर का टाइम, और दोनों एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोल्ड एरा का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट वॉर ना करना, इनडायरेक्ट वॉर करना। ठीक है, अमेरिका ने बड़े बड़े मिसाइल डेवलप करने शुरू कर दिए। रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बड़े बड़े मिसाइल्स बना सके जिसकी रेंज बड़ी हो, और इन्हीं चीजों को देखते हुए रशिया ने एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। अभी हाल फिलहाल में आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि किस तरीके से रशिया ने S-400 मिसाइल या S-500 मिसाइल डेवलप कर दिया। यानी कि ये रेंज है 400-500 का मतलब क्या? किलोमीटर। यानी कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर किसी ने रशिया के बॉर्डर पे अटैक करने की कोशिश की तो ये मिसाइल 400 किलोमीटर के रेडियस में एयर में ही उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रशिया ने इस टाइप के मिसाइल बनाने शुरू कर दिए। अब जो यूरोप के जो बॉर्डर्स है, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, है ना, ये बहुत ही क्लोज थे रशिया के। देखो उस समय जब मैं बात करूं रशिया, तो रशिया ना समझ के आप क्या समझोगे? यूएसएसआर समझोगे, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड सोवियत यूनियन ऑफ रशिया उसका नाम था। ठीक है, इसके अंदर 15 देश हुआ करते थे। ध्यान से समझना, इसके अंदर 15 देश हुआ करते थे। तो ये तमाम चीजें हुई। अब क्या हुआ कि रशिया ने एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप करना शुरू किया गया, और अमेरिका ने हाई रेंज के मिसाइल डेवलप करने शुरू हो गए, और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरू हो गई, और दोनों के बीच में ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। रशिया ने अमेरिका पे काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, और इस काउंटर अटैक से बचने के लिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किससे बचने के लिए? यूएसएसआर से बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो अमेरिका के दोस्त हैं उस पे यूएसएसआर अटैक कर दे। तो इसलिए क्या बनाया? नाटो। हेडक्वार्टर कहां बनाया? बेल्जियम में। और ये क्या है? एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है। यानी कि अभी अगर प्रेजेंट में बात कर लें तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं, और माना यह जाता है कि किसी एक कंट्री पे अटैक करने का मतलब है कि पूरे के पूरे कंट्री यूनाइट होके उस अपने दुश्मन के खिलाफ वो अटैक कर सकते। तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना। लास्ट मेंबर कौन जुटा? नॉर्थ मैसेडोनिया। जैसे ही अमेरिका ने नाटो बनाया, रशिया ने इसको काउंटर करने के लिए क्या बनाया? वार्सो बना दिया, और इसके अंदर भी 9 कंट्रियों को इंक्लूड कर लिया जो रशिया के आइडियोलॉजी से, रशिया का मतलब यूएसएसआर के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। जैसे अर्मेनिया है, बुल्गारिया है, जर्मनी है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया एंड सोवियत यूनियन है। ठीक है, ये सारे देश ने मिलकर एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट बना दिया। बट जब सोवियत यूनियन का डिसॉल्व हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन 15 कंट्री में डिवाइड हो गया। पहले पूरा का पूरा एक बड़ा चंक था सोवियत यूनियन का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन था। ये सोवियत यूनियन 15 डिफरेंट कंट्री में डिवाइड हो गया। उसके बाद रशिया ने यूएस से और नाटो से बोला कि भाई आप ये जो सिक्योरिटी अग्रीमेंट कर रखा है नाटो, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपने क्यों बनाया था? रशिया को काउंटर करने के लिए। तो हमने तो क्या हुआ, हम तो अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गए ना, 15 कंट्री में डिवाइड हो गए, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो रशिया जिस तरीके से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वैसे ही नाटो का विड्रॉल होना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने इसको विड्रॉ नहीं किया, अमेरिका ने इसका एक्सपेंशन जारी रखा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपको पता होगा ये जो नाटो है, नाटो में 1949 में सिर्फ 12 कंट्री थे। नाटो के अंदर सिर्फ 12 देश थे। आज नाटो में कितने देश हो गए हैं? 30 कंट्री हो चुके। और ये डिस्प्यूट क्यों बढ़ा? रशिया को पता चला कि ये यूक्रेन एंड फिनलैंड को
नाटो के अंदर ऐड करने वाला है। कौन? अमेरिका। और इस चीज को लेके रशिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन से हमारी बॉर्डर लगती है। रशिया की भी नजर किस पे है? यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पे है। ये पूरा का पूरा यूरोप और पूरे के पूरे अमेरिका को गैस कौन एक्सपोर्ट करता है? यूक्रेन और रशिया मिलकर करते हैं। तो यूरोप के लोग चाह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पे हमारा कैप्चर्ड हो जाए तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? अमेरिका का और यूरोप के लोगों का। इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। रशिया नहीं चाहता कि किसी हालत में यूक्रेन उसके हाथ से जाए, क्योंकि रशिया की जो मेन इकोनॉमी है किस पे टिकी हुई है? या तो डिफेंस एक्सपोर्ट पे या फिर नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पे। इसीलिए वो कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने अब तक ऐसा नहीं किया। तो डिस्प्यूट का आप कारण समझ रहे हो कि डिस्प्यूट इसलिए बढ़ा क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन और फिनलैंड नाटो के मेंबर बने, क्योंकि नाटो का मेंबर बनने के बाद क्या होगा? 30 से 32 कंट्री हो जाएंगे और सब मिलकर रशिया पे अटैक कर सकते हैं। इस मैप के थ्रू देखो, मैंने आपको बता दिया कि रशिया ने 2014 में ही क्रीमिया को अटैक कर लिया है, ठीक है। और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो पूरा का पूरा एरिया है वो प्रो रशियन है, वो रशिया के ही सपोर्ट से वहां पे कंट्रोल किया हुआ है। अब यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा क्रीमिया आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्रीमिया दिख रहा है। इसके नीचे आपको ये देखो ब्लैक सी दिख रहा है, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए क्रीमिया बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि रशिया ने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखो सी ऑफ एजोव है और यहां पे स्ट्रेट ऑफ कर्च है ना। ये वाला स्ट्रैटेजिक एरिया, ये वाला स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो कि एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ कर्च पे यहां पे किसका कंट्रोल है? यहां पे टर्की का कंट्रोल है। ध्यान रखना, ये ब्लैक सी की बात कर ले और इस वाले सी पे बात कर ले। टर्की यहां पे बहुत बड़ा नेवी इसकी स्ट्रॉन्ग है और यहां पे नेविगेशन के लिए आपको टर्की के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो रशिया ये चाह रहा है कि पूरा का पूरा एरिया कंट्रोल कर ले ताकि उसको नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल हो और पूरे यूरोप और एशिया को वो एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। अमेरिका ये नहीं चाहता। अब देखो, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होगा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं और भी बहुत सारे देशों के लिए। कैसे? आप देख लो, ये जब से ये इशू चल रहा है इंडिया ने अभी तक अपना कोई स्टैंड नहीं लिया कि वो यूक्रेन के साइड है, यूरोप के साइड है या किसी और देश के साइड है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं, फैक्ट्स को समझो कि अगर वॉर होता है, अगर मान लो कि रशिया यूक्रेन में अमेरिका कूद पड़ता है और वॉर होता है तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ध्यान रखना, अगर हम बात कर लें इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में एनुअली $145 बिलियन का ट्रेड होता है, एनुअल ट्रेड हो। सोचो कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट है। अगर हम बात कर लें इंडिया एंड रशिया के बीच में, इंडिया एंड रशिया के बीच में अगर हम बात कर ले तो तकरीबन 12 से 13 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है रशिया के बीच में। यूक्रेन से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत ही कम है, 1 से 2 बिलियन का है। लेकिन अगर हम यूरोप की बात कर लें तो यूरोप में भी ऑलमोस्ट $100 बिलियन का हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो सोचो, अगर यूरोप में वॉर हो, रशिया में वॉर हो, यूएस में वॉर हो, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे होगा? इंडियन इकोनॉमी पे। इसका नेगेटिव इंपैक्ट, रशिया की इकोनॉमी ऑलरेडी नेगेटिव में जा चुकी है, उस पे इंपैक्ट होगा। अमेरिका की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका 2 तरीके से फंसा हुआ, एक ताइवान इशू पे चाइना ने इसको खुली धमकी दे दी है कि बाइडेन बाबा समझ लो, आपको ताइवान के ऊपर कुछ नहीं बोलना। अगर ताइवान के ऊपर अमेरिका ने कुछ किया तो चाइना ने धमकी दे दी है कि इसके अंजाम बहुत गलत होंगे। इधर रशिया धमकी दे रहा है यूक्रेन मैटर पे और कह रहा है कि अगर तुमने यूक्रेन के मैटर में कूदा या यूक्रेन को नाटो में तुमने ऐड करा तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। तो बाइडेन बाबा दोनों तरफ से परेशान हो चुके, एक तरफ चाइना उनको धमकी दे रहा है और एक तरफ उनको रशिया धमकी दे रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी उनको विरासत में देके गए, उसको डोनाल्ड ट्रंप के विरासत को जो बाइडेन जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। 2014 में जो क्रीमिया पे अटैक हुआ उस समय भी डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, इन्हीं के पार्टी के थे। और आज पूरे के पूरे यूक्रेन पे कैप्चर करने की बात हो रही है, तब भी कौन है? डेमोक्रेट के ही जो बाइडेन है। तो रशिया के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है कि वो किस तरीके से अमेरिका को काउंटर करता है। और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक काउंटर पॉइंट है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है वो यूएस की है। अगर यूएस यूक्रेन को बचाने में नाकामयाब रहता है तो सोचो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा यूएस के ऊपर कि यूएस की मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना यूएस अपने आप को प्रोजेक्ट करता है।
ठीक है, चलो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। आगे अगर हम देख लें तो आपको पता है कि नाटो के जो लीडर्स हैं, आपको पता है यहां पे देखो एक लिखा है कि क्रेमलिन लीडर्स। जब भी आप समझना क्रेमलिन लीडर्स तो मान के समझना कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है क्रेमलिन। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का क्या है, लोक कल्याण मार्ग है। प्रेसिडेंट कहां रखते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट कहां रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कहां रहते हैं, 10 डाउन स्ट्रीट में रहते हैं। तो रशिया ने बिल्कुल क्लियरली वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि अगर यूक्रेन के मैटर में कूदते हो या नाटो का उसका सदस्य बनाते हो यूक्रेन को और फिनलैंड को, तो इसके बहुत बड़े गंभीर परिणाम होंगे। सो अभी यूएस जो है वो 3-4 तरीके से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं कि बाइडेन बाबा क्या करते हैं। इसके बाद बाइडेन ने भी कुछ सॉफ्ट अप्रोच लिए हैं। पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एग्रेसिव तरीके से रशिया पे काउंटर कर रहा था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से देख के कहीं से भी नहीं लगता कि पुतिन 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में, वो काउंटर अटैक करने के मूड में है, क्योंकि पुतिन को भी पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको मैं एक फैक्ट्स बता दूं कि 2018 में रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पुतिन ने क्या कर रहा है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है उसका टर्म इन्होंने 6 ईयर के लिए इंक्रीज कर लिया है। पहले रशिया के प्रेसिडेंट का जो टर्म होता था 4 इयर्स के लिए होता था, अभी कितना कर लिया उन्होंने, 6 ईयर के लिए कर रखा है। साथ ही साथ यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रो रशियन हैं और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा यूक्रेन का मर्जर किसके साथ हो जाए, रशिया के साथ हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया भी कि क्रीमिया के लोग जहां 94% रशियन पीपल थे, उन्होंने उस पूरे के पूरे कैप्चर को सपोर्ट करा। सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो भी रशिया को सपोर्ट करता है, और यूक्रेन के अंदर से भी आवाज उठने लगी है कि आप यूक्रेन को रशिया में मर्ज करा लो। तो अगर देखोगे कंडीशन, तो कंडीशन रशिया के सपोर्ट में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और यूएस के पास अभी कोई उस तरीके का लोकेशन नहीं है, यूएस के पास उतना फंड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ताइवान, नॉर्थ कोरिया के इशू में फंसा हुआ है। यूएस डायरेक्ट यूक्रेन पे अटैक नहीं कर सकता या उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको नाटो का सपोर्ट चाहिए, और नाटो के मेंबर्स तभी सपोर्ट करेंगे जब नाटो का मेंबर बनेगा यूक्रेन, और रशिया ये नहीं चाहता कि नाटो का मेंबर बने। अब देखो, अगर हम यूक्रेन और रशिया के बारे में बात करें तो यूक्रेन और रशिया के कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे देखो तो रशिया और यूक्रेन में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर पूरा का पूरा एरिया देखोगे तो 1991 से पहले, ध्यान रखना 1991 से पहले ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन था वो सोवियत यूनियन का पार्ट था। और जब से व्लादिमीर पुतिन बने हैं, उनका एक ही ड्रीम है कि 1991 के पहले ये जो रशिया था वो क्या था, यूएसएसआर था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ और यूएसएसआर 15 डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हुआ। और पुतिन ये चाहते हैं कि जो 15 अलग अलग देश बने वो सब फिर से यूनाइट यूएसएसआर बन जाए। जैसे रोमानिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जितने ऐसे देश हैं वो सब प्रो रशियन हैं, और ये चाहते हैं कि ये रशिया के सपोर्ट में ही आगे बढ़े। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो कंट्री हैं यूएसएसआर वाले, वो कहीं से भी प्रो अमेरिकन नहीं है, यूक्रेन को छोड़ के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। आगे अगर हम देखते हैं पुतिन चाहते क्या है। अब आप कहोगे सर इस डिस्प्यूट का मेन इशू क्या है, पुतिन चाहते क्या। पुतिन 2 एश्योरेंस चाहते हैं। पुतिन ये चाहते हैं कि भाई अमेरिका मुझे एश्योर कर दे कि यूक्रेन को नाटो में ऐड नहीं करेगा, और दूसरा एश्योरेंस ये चाहते हैं पुतिन कि भाई तुम्हें नाटो का जितना एक्सपेंशन करना था आपने कर लिया, अब नाटो को एक्सपैंड मत करो, क्योंकि आप उसका एक्सपेंशन करोगे तो ये रशिया के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और इसीलिए रशिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि भाई ये जो नाटो है, जब नाटो 1949 में बना तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्रीज थे, और आज 2022 की बात कर लें तो इस नाटो के अंदर 30 मेंबर हो चुके हैं। यानी कि हमने यूएसएसआर का आपने डिवीजन करा दिया, यूएसएसआर ने जो वॉर्सो पैक्ट बनाया था उसको भी हमने खत्म कर दिया, लेकिन आपने नाटो को खत्म नहीं किया, और आपने कंटिन्यू एक्सपेंशन कर रहे हो, जो कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है। और इसीलिए बाइडेन से पुतिन एश्योरेंस चाह रहे हैं। बाइडेन एश्योरेंस देने के मूड में नहीं है, क्योंकि
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का 4 to 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूक्रेन में ऑलरेडी हो चुका है, फ्रांस का इन्वेस्टमेंट है, टर्की का इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए ये सारे क्या बन रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर वॉर ना हो। अब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताता हूं। 2 दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में 4 to 5 आवर्स की मीटिंग हुई, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन टेंशन को कम करने के लिए। ठीक है, मीटिंग के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि हाँ, पर्सनल लेवल पे पुतिन ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि वो यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे। द मोमेंट जैसे ही मतलब इमैनुअल मैक्रोन वहां से मीटिंग को छोड़ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, विद इन 1 आवर के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उस बात को रिपीट करते हैं कि हमने कोई एश्योरेंस नहीं दिया। इमैनुअल मैक्रोन ना तो नाटो के हेड हैं और ना ही अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो हम ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं देंगे जो यूक्रेन को बचा सके। पुतिन अभी भी बार बार 2 ही इशू पे बात कर रहे हैं, एक कि हमें नाटो के अंदर फिनलैंड और यूक्रेन को ऐड मत करो, पहली बात। दूसरी चीज कि आप नाटो का एक्सपेंशन बंद कर दो। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो जो रशिया ने क्रीमिया को लिया है 2014 में और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिस पे रशिया का कंट्रोल है, हो सकता है कि ये उसके हाथ से निकल जाए और रशिया कहीं से भी ना तो नेचुरल गैस लूज करना चाहता है जो उसके पूरे के पूरे रिजर्व पे रशिया का कंट्रोल है, और ना ही क्रीमिया और सेपरेटिस्ट ग्रुप को खोना चाहता है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि जो कि मैंने ये सारा कुछ डिस्प्यूट आपको बताया कि क्या है ये रशिया यूक्रेन इशू और किस तरीके से रशिया का स्टैंड क्या है, अमेरिका का स्टैंड क्या है, आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।